कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है शिक्षण की समान विधियां। यह टीचिंग एप्टीट्यूड का महत्वपूर्ण टॉपिक है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। और अभी जिस प्रकार का बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमी फैली हुई है, तो ज़्यादा सोचे नहीं। इसके लिए जो ऑथेंटिक न्यूज होगा वो हमारे द्वारा भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल आप बीपीएससी हेड टीचर का जो सिलेबस था उसी को फोकस कीजिए। एक स्टूडेंट ने आज हमसे पूछा कि क्या सर मेंस भी होगा, मौखिक भी परीक्षा लिए जाएंगे? तो स्टूडेंट्स इतना समझिए, ये संभव नहीं है। मेंस परीक्षा लेना इतना आसान, मौखिक जो आपका इंटरव्यू और जो लिखित परीक्षा को लेकर के बोला जा रहा था, तो अभी फिलहाल तो ये संभव नहीं है। जब सीट 2-4 हजार की संख्या तक पहुंच जाएगी तब हो सकता है भविष्य में शिक्षकों को भी लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन फिलहाल आपको लिखित परीक्षा होने का 1% चांस नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है जो कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होगा, जिसमें टीचिंग के हो, जीके जीएस हो, करंट हो, बिहार स्पेसिफिक हो, इन सब मुद्दों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बाकी बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन विद इन मंथ, इसी मंथ में आ जाएगा। उसके बाद तो सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा। इसीलिए यूट्यूब पे जो तरह तरह का कई लोग सुपर टेट के सिलेबस को पढ़ाने लगे, कई लोग आप देखेंगे कि परीक्षा रद्द हो गया इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, तो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो ज्यादा गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप बीपीएससी हेड टीचर का सिलेबस डाउनलोड कर लें, बीपीएससी का आयोग के साइट पे भी है और ऐसे भी आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीके जीएस है, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर्स है, तो इन सब टॉपिक को आप पढ़ें तो आप फायदा में रहेंगे। बाकी अपने मन से कुछ भी पढ़ लेना यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो सही है। हाँ, हेड टीचर का एक कोई ये है कि पिछले बार बीपीएससी ने उस तरह के प्रश्न पूछे थे, तो संभावना है 80% उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप लोग ध्यान दें और जो है दिमाग को ज्यादा खराब ना करें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और बाकी पढ़ाई से आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपका नॉलेज ही गेन होगा। मैं भी जो टॉपिक को चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका ज्ञान वर्धन ही हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा शिक्षण की समान विधियां, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का लिंक भी दे दूंगा। वह टेस्ट सबके लिए फ्री है, कोई भी चार्ज आपको उसका नहीं देना है। ठीक है, आप टेस्ट दे सकते हैं। रही बात सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मैं वीडियो में ही करवा देता हूँ। कई लोग टेस्ट दिए तो कह रहे थे सर सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। देखिए, सारा फैसिलिटी लेना है तो आपको मात्र 1500 खर्च करना है। मेरा ऐप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से लोड करके बाय कर लीजिए, जिसमें हम आपको पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन के साथ। और जो भी पैटर्न बीपीएससी आने वाले समय में देगा तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग केवल टेस्ट लगाते हैं तो वो आप वीडियो में भी सॉल्यूशन देख लीजिए। इसी वीडियो में लास्ट में हम उसी टेस्ट का सॉल्यूशन भी करा देते हैं, जो टेस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक डालेंगे। ठीक है, कई लोग बिना पढ़े भी उसको पहले बना लेते हैं फिर वीडियो देखते हैं, तो अच्छी बात है आप देखें, क्योंकि आप लोग पहले से ये सब चीज पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आता भी है। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक होता है ये सब। टीचिंग जो भी मेथड है, विधियां हैं, ये सब आप आसानी से समझ जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और उम्मीद करते हैं जो एग्जाम लेगा आयोग, उसमें 50% तक प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड होगा जो आप पढ़ चुके हैं। 50% में ही आपको जीके जीएस या अन्य विषय डाले जाएंगे। तो इस बात को भी आप भी समझ रहे हैं और हम भी फिलहाल समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षण की सामान्य विधि। तो शिक्षण किस किस प्रकार से करवाया जाता है और क्या क्या विधि है उसको लेकर के है।
शिक्षण विधि विषय वस्तु को संप्रेषित करने का तकनीक है। किसी भी विषय वस्तु को संप्रेषित करना यानी उसको लोगों के बीच में रखना, स्टूडेंट के बीच में रखना, किस प्रकार से संप्रेषण हो, ठीक है, कि जो आप पढ़ाएं स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वही चीज है, शिक्षण एक प्रकार का क्या है, संप्रेषित करने का तरीका, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने का एक तरीका है। और अध्यापक वर्ग शिक्षण में हमेशा ऐसे किसी न किसी तकनीक का प्रयोग करते ही, जैसा कि हम भी करते हैं। तो हम जैसे अभी आपके सामने हमने क्या कर दिया, नोट्स रख दिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये विधि पाठ्य पुस्तक विधि टाइप का हो गया। लेकिन जब मैं केवल पढ़ाऊंगा और आपके सामने कुछ नहीं रहेगा और मेरे सामने भी कुछ नहीं रहेगा और सिर्फ मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा और आप सुनेंगे, तो वो व्याख्यान विधि हो जाता है। जैसे पुराने समय में क्या था, प्राचीन समय में कॉपी कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो भी ऋषि मुनि होते थे, ज्ञानी व्यक्ति, वो जब ज्ञान देते थे तो वहां पे जो अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को जो ज्ञान देते थे, तो उसमें वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे। जैसे द्रोणाचार्य जो करते होंगे, तो पहले व्याख्या करके उसको सुना देते होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए, जैसे तीरंदाजी सिखा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जंगलों में ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले व्याख्या करते होंगे व्याख्यान विधि से। तो सिंपल सा बात है, जैसा नाम है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि शिक्षण की विधियां क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले विधियां शिक्षण कराने की क्या, व्याख्यान विधि, और यह प्राचीन समय से ही यूज होते आया, अभी नहीं वरन प्राचीन समय से ही इस विधि का प्रयोग किया गया है और अभी भी किया जाता है। हम लोग भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। और यह विधि में थोड़ा सा शिक्षक का जो होता है रिमेंबर, जो याददाश्त शक्ति अच्छी होनी चाहिए, जो कि उनको पूरा उसको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से छात्रों की भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो समझने की क्षमता है, जो सुनने की क्षमता है और रिमेंबर की क्षमता है, वो अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर के यह विधि क्या होता है, सार्थक होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। तो हमने पहले ही बोला कि शुरुआती समय से कौन सा विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो व्याख्यान विधि का, ठीक है। गुरुकुल पद्धति में भी यही पद्धति सर्वोपरि थी, अपेक्षित शिक्षण चला आ रहा है। गुरुकुल पद्धति में यह विधि सर्वोपरि है। अपेक्षित शिक्षण सामग्री शिक्षार्थी की सहभागिता प्राप्त करने हेतु किसी पूर्व नियोजित क्रियाकलाप के प्रभाव में अध्यापक का यह एकमात्र संबल होता है कि इस विधि में शिक्षक अपने अध्यापन में केवल शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसी भी प्रकार का ना TLM का प्रयोग करेगा, ना ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेगा, ना कॉपी पे लिखवाएगा, बल्कि केवल और केवल क्या करेगा कि शिक्षक अपने शब्द का प्रयोग करेगा, व्याख्या करेगा। और इसमें एकमात्र क्या होता है, श्रवण होता है, आप सुनते हैं, कुछ देखते भी नहीं है, बस सुनते हैं। इसीलिए इस विधि को शिक्षार्थी के लिए अच्छा नहीं माना गया। पूरा प्रभाव इस पर, इसका जो है व्याख्यान विधि का छात्रों पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक उसको नहीं देख पाएंगे, जैसे अभी मैं सिर्फ ऑडियो आपको देता, सुनाता, तो आप उतने समझ नहीं पाते जितना कि मैं अभी आपको यहाँ पर घेरा लगा करके लिख करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्याख्यान विधि में केवल क्या है, ऑडियो आप सुनिए, ठीक है, तो वो उतना प्रभावकारी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो व्याख्यान विधि समझ गए। पाठ पुस्तक विधि क्या, एक प्रॉपर एक सिलेबस होता है जिसमें किताब को लिखित रूप से लिखा जाता है, फिर वही किताब शिक्षक और जो छात्र हैं दोनों के सामने रखा जाता है, और शिक्षक क्या करते हैं, उसी पाठ पुस्तक का सहायता लेकर के छात्रों को क्या करते हैं कि पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस विधि में शिक्षार्थी पाठ पुस्तक में लिखित बातों को पढ़कर समझता है और अध्यापक उसकी समझ को व्यापक बनाने का प्रयास करता है, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। पाठ पुस्तक एक सहायक सामग्री के रूप में ली जाती है। यदि शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ पुस्तक का उपयोग उसमें अंकित निर्देशों के अनुसार करे तो यह एक उपयोगी विधि हो सकती है, ठीक है। अगर ढंग से पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया जाए, शिक्षक उसके तथ्य को समझावे, तो ये अच्छी विधि है, उपयोगी विधि है, ठीक है। अब आ जाए समस्या विधि। इसमें क्या होगा कि जैसे ह्यूरिस्टिक विधि का आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, खुद करके कोई भी चीज सीखना, ठीक है। विद्यार्थियों को कोई समस्या दे दिया गया कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए और फिर वो खुद करके सीखते हैं, तो वही ह्यूरिस्टिक, ठीक है। मैं खोज करता हूं, ह्यूरिस्टिक का मतलब हुआ, ठीक है। यह शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है और यह आर्मस्ट्रांग ही ह्यूरिस्टिक विधि पर आधारित है
इसमें शिक्षार्थियों के समक्ष कुछ समस्याएं रखी जाती है और इनके समाधान के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो कोई समस्या दे दिया गया छात्रों को और फिर उससे रिलेटेड वहां पर आवश्यक वस्तु दे दिया गया और फिर छात्रों को उस समस्या को हल करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब परियोजना विधि है। यह विधि क्या है तो उसके बारे में सीखने की यह महत्वपूर्ण विधि है परियोजना विधि। इसके जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं और इस विधि के अंतर्गत अनेक तरह की समस्याएं होती है। शिक्षार्थी एक निर्धारित समय सीमा के अंतर, ये याद रखिएगा परियोजना में क्या होता है, एक निर्धारित समय सीमा होता है, उसके अंतर ही आपको उसके अंतर्गत उसके समय के अंदर ही आपको समस्या का हल ढूंढना होता है। और इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, जो शिक्षा अध्ययन करते हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। उनको एक टाइमिंग दिया जाता है कि जो समस्या है उसको आप, कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको उस समय के अंदर आप हल कर दीजिए। ठीक है, पांचवा विधि है प्रयोग प्रदर्शन विधि और प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके। यह विधि संबंध विशेषकर विज्ञान में जैसे प्रयोग करके कोई भी चीज आप सीखते हैं, जैसे लाइट का इफेक्ट आप सीखते हैं, तो विज्ञान के बहुत सारे, खास करके इसमें प्रयोग विधि का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे केमिस्ट्री में आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, चाहे बायोलॉजी में करते हैं, तो ये सब प्रयोग विधि है। यह अधिगम की दृष्टि से सबसे प्रभावकारी विधि में से माना जाता है। उसके बाद आज ये प्रयोगशाला, लगभग दोनों मिलता जुलता है। इस विधि का अभिप्राय शिक्षार्थी द्वारा स्वयं करके सीखना है और सीखने की सर्वोपरि विधि है और इस विधि द्वारा सीखने में परिपक्वता आती है और सीखना अनुभव आधारित होता है। जब आप उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जैसे अभी थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो आप उसको कंप्लीट रूप से अनुभव ले लेते हैं, सीख लेते हैं और फिर जल्दी आप उसको नहीं भूलते। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि बोलते हैं। एक है पर्यटन विधि। तो पर्यटन विधि में क्या है कि घूम करके सीखना, आसपास के वातावरण से सीखना। शिक्षण कार्य के लिए यह भी एक उपयोगी विधि है। पेस्ट्रोलॉजी और रूसो जैसे महान शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे शिक्षा का प्रमुख साधना माना। ठीक है, तो लोग घूमते हैं, पर्यटन करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा चीज वातावरण से, समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके बहुत सारे समस्या का हल निदान देता है। अब आ जाइए ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक हमने पहले ही बताया क्या अर्थ होता है, मैं खोजता हूं, मैं स्वयं क्या करता हूं, खोजता हूं। इस विधि का उद्देश्य शिक्षार्थी में खोज की प्रवृत्ति पैदा करना है और इसके लिए उनके सामने विभिन्न तरह की परिस्थितियां पैदा की जाती है और वे अपने खोज के लिए वे स्वयं तत्पर हो जाएं। और इस विधि में शिक्षार्थी के ऊपर विषय वस्तु का कोई भी भार नहीं दिया जाता है, बल्कि वास्तविकता की खोज के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। विषय वस्तु का इसमें कोई भी खोज नहीं, बल्कि एक ऐसा स्वयं कुछ नए रिसर्च करना है, कोई इफेक्ट खोजना है, कुछ प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके कुछ नया वस्तु बनाना है। तो ये सब आपका ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है, यानी खुद स्वयं खोज करना। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य आता है व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिया गया। व्यवसायिक शिक्षा, आखिर व्यवसायिक शिक्षा कहते किसको, वोकेशनल एजुकेशन। यानी इसलिए जरूरी है कि अभी आप देखिएगा वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है बिहार का या देश का, वो खास करके लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन जब वह रोजगार खोजने जाते हैं तो उनको वह पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। ठीक है, उनको जो वो बचपन से पढ़ते आते हैं तो कुछ भी उनके फायदे का नहीं होता है। वहां जब वो काम करने जाते हैं तो उनको फायदा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जो है थ्योरी पढ़ लिया और उन्होंने एग्जाम तो पास कर ली, लेकिन वह जो व्यवसाय है, रोजगार से रिलेटेड उन्होंने शिक्षा अध्ययन नहीं किया, केवल मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल किस तरीका से यूज होगा उसको उन्होंने नहीं सीखा। ठीक है, तो इस स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा का अति महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यह कल्पना जो है महात्मा गांधी का ही था। उन्होंने इसीलिए बेसिक विद्यालय की नींव डाली थी। वहां पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हस्तशिल्प उद्योग भी करना सिखाया जाता था। कुटीर उद्योग के काम जैसे रस्सी बुनना, उस समय चरखा चलाना या फिर सूत काटना या फिर जैसे कुदाल बनाना या कुछ भी विभिन्न तरह के जो है बेसिक जो हस्तशिल्प कला है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि जब बच्चे आगे पढ़ लिख करके जाएं
तो उनको उसके आधार पर कुछ न कुछ वो काम करके अपना जीविकोपार्जन चला सके। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि इन शिक्षा पे कम जोर दिया गया, ठीक है, जिस कारण से बेरोजगारी दर में बेतहाशा आप देखेंगे बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। और बिहार जैसे राज्यों में अगर आप सही से आंकड़ा अभी प्रस्तुत किया जाए तो 50% बेरोजगारी होगी, ठीक है, जबकि जब 16% था तभी जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में देखने को मिल रहा था। तो अभी किस चरम सीमा पर है और वो आप लोग हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो व्यवसायिक शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अगर सरकारी जॉब नहीं मिले, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तो हम अपना बिजनेस या अपना व्यापार भी कर सके और अच्छा इनकम जनरेट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए व्यवसायिक शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में भी क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्स, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग हो या फिर अन्य इलेक्ट्रीशियन हो या ITI टाइप का कोर्स हो गया, जो भी छोटे छोटे कोर्स करवाए जाएंगे, जिससे बच्चे पहले से कुछ ना कुछ फील्ड में उस चीज के बारे में जानकारी रखेंगे, जिससे उनको क्या होगा कि आगे बढ़ने में सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो ये सब फायदा जरूर मिलेगा व्यवसायिक शिक्षा से। तो इन सब प्रश्नों पर भी बहुत सारा थ्योरी है जो व्यवसायिक शिक्षा से रिलेटेड है, उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बस इसके आधार में बस यही है बेस में कि व्यवसाय रोजगार उन्मुख शिक्षा अभी वर्तमान की आवश्यकता है और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। और व्यवसायिक शिक्षा से रोजगार क्रिएट होगा, बेरोजगारी दूर होगी। मेन थीम इसका यही है। बाकी आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसमें वही कहानी होगा। कुछ शिक्षाविद का होगा जो रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात किए हैं, उनके बारे में यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया होगा। और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। व्यवसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी काम या व्यवसाय में संबंधित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वह इस व्यवसाय के द्वारा अपने जीविका का उपार्जन कर सके। और विज्ञान के विश्वकोश के अनुसार व्यापक रूप में व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यानी जो जिससे आर्थिक इनकम जनरेट हो सके, इकोनॉमी रूप से स्टूडेंट्स अपने आप को आत्मनिर्भर बन सके, तो वैसा सारा पढ़ाई व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्तमान शिक्षा की अनुपयोगिता, कई बार आप सुनते होंगे कि बच्चे पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हैं और कभी देखिएगा MBA चाय वाला, तो कभी ग्रेजुएट चाय वाली, तो इस तरीका का जो है आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से व्यवसायिक कह सकते हैं कि शिक्षा के अभाव में लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए चाय की दुकान या गोलगप्पे की दुकान या छोटे मोटे दुकान करते हैं। और वर्तमान शिक्षा जो अनुपयुक्त हो चुका है, उससे पता चलता है कि अगर हम ग्रेजुएट हो करके अच्छा MBA करके अगर हम चाय और कॉफी बेच रहे हैं, देखिए काम कोई बुरा नहीं होता है, गांधी जी का भी कथन है, लेकिन अगर हम अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपका छिपी हुई बेरोजगारी ही के अंतर्गत आता है। और कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके कभी नहीं चाहेगा कि हम जो है चाय बेचें या कॉफी बेचें या छोटे मोटे काम करें। सभी चाहते हैं कि पढ़ लिख करके एक अच्छा जो सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ वो काम करें, ठीक है। तो ऐसे रोजगार कोई भी खराब नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने का उद्देश्य हमारा अच्छे रोजगार की तलाश होती है, अच्छे रोजगार करना होता है। तो शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या के पीछे क्या है कि वर्तमान की शिक्षा जो पद्धति है वो बेहतर नहीं है, खास करके रोजगार उन्मुख नहीं है। पारिवारिक स्तर पर आर्थिक दयनीयता के कारण क्या होता है कि व्यावसायिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का एक अंग है। जो हम आगे चल करके ITI पॉलिटेक्निक में कुछ सीखते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं उसमें कुछ सीखते हैं, अगर हमें बचपन से ही वह चीज को ट्रेनिंग दिया जाएगा तो हम और भी कुशल हो सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा गया, खास करके जैसे इंजीनियरिंग है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आपको पहले से HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और बेसिक कोडिंग पता है, C++ जावा जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो जब आप बीटेक करने जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, पॉलिटेक्निक करने जाएंगे, तो आप बेहतर एक कोड डिजाइनर या कह सकते सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत से ही माध्यमिक स्तर से ही होना आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जो है प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने लिखा है, सभी उन्नत देशों की तरह भारत में भी व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी उदाहरण हमारे सामने हैं। सभी देशों ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजना पर ही धनी बने, यानी जो मेन रूप से व्यावसायिक एजुकेशन जो दिया गया उसी पर वो लोग तरक्की किए हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारी शिक्षा नीति में भी बदलाव करनी चाहिए। अब देखिए व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य, यूनेस्को ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत क्या उद्देश्य बताएं, क्या क्या उद्देश्य है। इस शिक्षा का लक्ष्य केवल आधारभूत कौशल का विकास नहीं करना, वरन आधारभूत वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना भी है। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक तकनीक का भी आपको विकास होता है, ठीक है, जो कि शिक्षा के लिए जरूरी है। इस शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपनी शिक्षा को उस समय तक जारी रख सके जब तक उसकी कुशलताओं को पूर्णतः विकास संभव न हो पाए। तो क्या होगा कि इस शिक्षा से, रोजगार उन्मुख शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा से क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप को विकास करेगा, कुशलता जो है कार्य कौशल को पूर्णतः विकास करेगा। जब तक वह उसका कंप्लीट रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक वह व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन करेगा। प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों में सामान्य वैज्ञानिक एवं विशिष्ट विषयों से समुचित होना चाहिए, तभी व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य अधिक अर्थपूर्ण और उपयोगी हो सकेंगे। किसी राष्ट्र की संपन्नता के दो आधार होते हैं, जैसे एक तो भौतिक संपत्ति, उसके पास कितना धन संपदा है, कितने खनिज संपदा है। दूसरा क्या है कि मानव संसाधन, जनशक्ति कितनी है। जैसे भारत क्या है, तो भारत एक मानव संसाधन वाला देश है, यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भारत का विकास मानव संसाधन का प्रयोग करके किया जा सकता है। वही बहुत सारे देश भौतिक रूप से संपत्ति वाले हैं, जैसे अमेरिका है, वहां का जो है संपत्ति ज्यादा है, उनके पास खनिज संपदा ज्यादा है। रूस है, उनके पास खनिज संपदा ज्यादा है, तो उनके आधार पर वो संपन्नता हासिल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए दोनों के लिए क्या होने चाहिए, पर्याप्त मानव संसाधन होने चाहिए, पर्याप्त जनशक्ति होनी चाहिए। और जनशक्ति तभी, जैसे जनसंख्या तभी जनशक्ति में बदलती है, मानव तभी मानव संसाधन बदलता है जब वह ट्रेंड होता है, जब कुशल होता है। नहीं तो वो तो भीड़ होता है, वो तो जनसंख्या होती है, ठीक है। तो जनसंख्या कभी भी फायदा कारक नहीं है, लेकिन मानव संसाधन फायदा कारक है। और जनसंख्या ही, जब जनता को ही जब ट्रेंड कर दिया जाता है तो वो मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग जो आपने देखा होगा 1968 में आया था, उसके तहत व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। और कोठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा संस्थाओं एवं उद्योगों के बीच परस्पर संबंध स्थापित किए जाएं। जो भी उद्योग धंधा स्थापित हो वो एजुकेशन जो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या होता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है तो वहीं से आपका कैंपस हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या उद्योग से, तो उसी के आधार पर होना चाहिए। समान शिक्षा तकनीकी शिक्षा में विशेष अंतर नहीं रखा जाए, डिप्लोमा स्तर पर व्यावसायिक कार्य कराए जाए और पॉलिटेक्निक संस्थाओं का विकास किया जाए। इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दे देना चाहिए और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा केंद्र का निर्माण किया जाए, ठीक है। जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पे तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। और जो आपका ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष जो भी इंजीनियरिंग का, उसमें प्रैक्टिकल पर विशेष जोर देना चाहिए, ठीक है। तो यही है आपका। इन दिनों बिहार राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग शिक्षण संस्थान है, किंतु उन संस्थानों को ठीक से कार्य नहीं हो पा रहा है। उन संस्थानों में क्या हो रहा है, ठीक से कार्य नहीं हो पा रहा है। उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है, जैसे जनता में जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। बिहार जैसे राज्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद श्रम के प्रति, मेहनत करने के प्रति भी लोग का अनुचित दृष्टिकोण है। सामान्य शिक्षा और प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा में अंतर है दोनों में। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, जाते हैं इंजीनियरिंग करने और आपको बस थ्योरी पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में भी ज्यादा थ्योरी पे विशेष जोर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे इंजीनियर या जो भी अच्छे वैज्ञानिक टाइप का जो भी सोच नहीं रख पाते हैं। शिक्षा का अनुयुक्त माध्यम है, अधिक खर्चीला है, क्षेत्रीय भावनाओं का भी उपयोग होता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की जाती है, नई साज सज्जा की आवश्यकता है जो कि आपका राज्य उसको मुहैया नहीं करा पाता है।
खर्च जो होता है फिजूल हो जाता है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों का अभाव, और इसीलिए तो आप लोग की बहाली हो रही है, ठीक है। और उसके बाद अध्ययन के उपरांत जो शिक्षा होना चाहिए उसका अभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बिहार राज्य में जो है व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के समस्याएं देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा देखेंगे निराकरण क्या है। इन समस्याओं को तुरंत निदान किया जाए और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं को अधिक कारगर बनाया जाए, और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को इतना ठोस तथा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए कि वे स्वयं किसी व्यवसाय चलाने में पक्ष हो जाएं और नौकरी के प्रति भ्रांति मूलक दृष्टिकोण का परित्याग कर दें, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के चक्कर में जो एक इंजीनियर बैठे रहते हैं, तो इन सब सोच से वो परे हो जाए और अपना रोजगार क्रिएट कर लें, अपना जो है कुछ भी काम स्टार्ट कर दें। व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं के पास किसी फैक्ट्री से संबंधित कर दें। औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं को अधिक विस्तार किया जाए। छात्रों को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जाए। और अभी बिहार के सामान्य विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कार्यानुभव चलाए जा रहे हैं, यह भी व्यावसायिक शिक्षण ही है। मध्य विद्यालयों में छात्रों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर टीचर है नहीं, बहाली हो नहीं रहा है, ठीक है। अब जाकर के अब देखिए क्या होता है, उससे छात्रों को स्वरोजगार को अपनाने तथा नौकरी मिलने की अधिक संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगर स्कूल में मध्य विद्यालय स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे अगर बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, तो उन सब के माध्यम से स्वरोजगार पे जोर दिया जा रहा है और बच्चे को तकनीकी रूप से अवेयर किया जा रहा है, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आगे रोजगार आसानी से कर सकें। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग बना लेते हैं, और उससे पहले आप लोग क्या करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, और उसको लिंक को खोल के पहले टेस्ट बना ले, उसके बाद फिर से यह वीडियो आप देख लें, जिससे कि आपका जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, ठीक है।